वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू। और डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलता है और इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 8। इससे पहले के 7 पार्ट यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है? यानी पीछे की ओर जो धक्का लगता है तो इसका कारण है गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नंबर 2 है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण की। नेक्स्ट है नंबर 3। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किसका उदाहरण है? यानी किसका उदाहरण होता है? तो ये उदाहरण होता है ऑप्शन नंबर ए, विराम जड़त्व का। कहीं कहीं आपको सिर्फ जड़त्व भी देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए तो वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 5। एक गेंद को ऊपर फेंकने पर जी का मान यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान क्या होगा? यानी इसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मान क्या होगा? घटेगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। नंबर 6 है दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चौथाई। क्योंकि देखिए जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल का यानी जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी होती है। m1 m2 होते हैं दोनों के द्रव्यमान। जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ पर देखिए दूरी को दोगुना किया जा रहा है, तो जब दोगुना किया जाता है 2r का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो नीचे कितना आ जाएगा? 4। तो ये क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि पहले तो सिर्फ आर स्क्वायर था, बाद में हो जाएगा 4r स्क्वायर। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये निर्भर करता है, तो किस बात पर ये निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। नंबर 8 है बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो मान है वो घटता जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9। जूल किसका मात्रक होता है? यानी जूल किसका मात्रक होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कार्य एवं ऊर्जा का। नेक्स्ट है नंबर 10। कार्य में होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कार्य क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। इसमें अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा नहीं होती। तो इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। यानी कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए कार्य जो है क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। यानी ये सदिश राशि नहीं होती, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है नंबर 11। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा, यानी वेग को यहाँ पर आधा किया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 अपॉन हाफ, यानी हाफ एम बी स्क्वायर। तो जब गति इसका वेग आधा होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए हाफ वी होगा, और इसका जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 वी स्क्वायर। तो इस तरह से बी की जगह क्या हो जाएगा? 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 12। किस उपकरण में और विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो ये होता है पंखे में। यानी पंखा लाइट से चलता है और लाइट से चलने के साथ साथ क्या करता है? ये इसे हमें क्या करता है? यानी कि गतिज ऊर्जा, गति से चलता घूमता है ना यूँ करके। नेक्स्ट है 12। नंबर 12 है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो ये होती है ठोस में। नेक्स्ट है नंबर 14। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। नेक्स्ट है नंबर 15।
एक कण 20 सेकंड में 10 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल कितना होगा? 2 सेकंड होगा। नंबर 16 है, 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान क्या होगा? 0 डिग्री जो पैमाना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसका केल्विन पैमाने का मान, यानी केल्विन में। मैंने आपको देखिए क्या होता है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 प्लस कर देते हैं। तो देखिए जब आप जीरो में 273 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 273 आ जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन है, इसमें केल्विन पैमाने का मान कितना होता है? 273 केल्विन होता है 0 डिग्री पर। और अगर आपको केल्विन से आपको क्या करना है सेल्सियस में, तो आपको सिंपल है केल्विन में से 273 नेगेटिव करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, यानी मिनिमम जो टेम्परेचर होता है जो संभव है ये कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है, यानी चालक जो हैं इनमें ऊष्मा का संचरण किस कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, चालन के द्वारा। यानी चालन के द्वारा चालकों में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है। नंबर 19 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। नेक्स्ट 20, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 2 डायोप्टर, यानी -2 डायोप्टर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर अवतल आ गया है तो नेगेटिव तो ये वैसे ही हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए P बराबर होता है 1/f, कब? जब f हो मीटर में। और P बराबर 100/f होता है कब? जब f हो सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको बताया क्योंकि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो -50 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 100/50 नेगेटिव बराबर क्या जाएगा -2। और जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, D4 डायोप्टर। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज के 20 क्विज कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस सीरीज के यानी कि 7 पार्ट हम इसमें बायोलॉजी के, प्लस 7 पार्ट यहाँ पर केमिस्ट्री के, और 7 पार्ट हम फिजिक्स के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ये फिजिक्स का हमारा 8वां पार्ट है। तो अगर आप उन सभी पार्ट्स को देखना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल पार्ट्स के नाम से लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सभी पार्ट्स को देखिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम की, और अगर आप चाहते हैं RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।